हाँ जी नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपन पढ़ने जा रहे हैं राजनीति का विज्ञान के अंतर्गत हमारा जो एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम रहेगा अपना प्रस्तावना। क्या रहने वाला है? जिसका अपना टॉपिक रहने वाला है प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंतर्गत हम बात करेंगे कि क्या है प्रस्तावना, क्या है उद्देश्य का प्रस्ताव, सारी चीज़ें। तो सबसे पहले भारत का संविधान के प्रारंभ होते ही आगे लिखा होता है भारत का संविधान का उद्देश्य का, यानी कि प्रस्तावना। तो सबसे पहले इसकी रीडिंग लगाते हैं। थोड़ी सी क्वालिटी, इसकी पिक्चर की क्वालिटी कमज़ोर दिखती है हमको, लेकिन जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ वो ध्यान से रखना। सुनना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए सुदृढ़ दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को आपके एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये हमारा भारत का जो प्रस्तावना है उद्देश्य का है, ये स्पष्ट रूप से इन शब्दों में लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है? यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो ये बनाएंगे कि शुरुआत किस प्रकार से हो रही है। हम भारत के लोग भारत को, तो भारत शब्द कितनी बार, भारत शब्द एक बार यहाँ पर देखने को मिल रहा है और दूसरी बार ये भारत को, तो दो बार यहाँ पर भारत शब्द देखने को मिल रहा है। तो पूछ सकता है कितनी बार उद्देशिका में, कितनी बार उद्देशिका में आपकी क्या लिखा हुआ है, भारत शब्द आपके उल्लेखित है। तो दो बार भारत शब्द उल्लेखित हैं आपके एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या कैसा देश बनाएंगे भारत को, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को न्याय देंगे। कितने प्रकार का न्याय देंगे? 3 प्रकार का न्याय देंगे। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के बारे में बात करी गई है। तीसरी बात, अगली बात करें तो स्वतंत्रताओं की बात करता है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। पहला विचार की स्वतंत्रता, दूसरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरी विश्वास की स्वतंत्रता, चौथा धर्म की स्वतंत्रता और 5वीं उपासना की स्वतंत्रता। तो विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं, यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता। समता के बारे में बात करते हैं, 2 प्रकार की समता की बात करते हैं, एक प्रतिष्ठा और एक है अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर यानी कि 2 प्रकार की समता की बात करते हैं। गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए बंधुत्व बढ़ाने के लिए आपकी क्या है, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख कौन सी है, 26 नवंबर 1949 तारीख दे रखी है। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी है, ठीक है ना, और 2006 विक्रम संवत है, ठीक है ना, विक्रम संवत है और मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी है। एतद द्वारा क्या करेंगे, संविधान को अंगीकृत करेंगे, अधिनियमित करेंगे और आत्मार्पित करेंगे, ठीक है ना, ये बात लिखी हुई है। प्रस्तावना के 4 बिंदुओं को स्पष्ट करती हैं। प्रस्तावना निम्न 4 बिंदुओं को स्पष्ट करती है। पहली बात, शक्ति का स्रोत। प्रस्तावना शक्ति का स्रोत किसे मानती है? हम भारत के लोग, अर्थात शक्ति जनता में निहित है। पूछे कि जनता में शक्ति निहित है, आप किस में ऐसे अप्रूव करोगे? पहली बात आप कहोगे प्रस्तावना में कहा गया है कि शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग। यह पंक्ति यूएसए से संविधान से ली गई है। तो ये पंक्ति है हम भारत के लोग, ये आपकी यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आपके ली गई है, ठीक है ना, यूएसए से ली गई है। राज्य की प्रकृति कैसी होगी? राज्य की प्रकृति के बारे में बात करेगी है, नेचर ऑफ स्टेट के बारे में बात करेगी है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा और साथ में गणराज्य होगा, साथ में लोकतांत्रिक के साथ में गणराज्य होगा। तो प्रकृति के बारे में बात करी गई है, 5 प्रकार की प्रकृतियाँ दी गई हैं। साथ में अगर देखें संविधान के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टेट्स यानी कि उद्देश्य देखें तो देखिएगा उद्देश्य यही है हमारे कि एक तो बंधुत्व हो, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का मतलब है बंधुत्वता। क्या बंधुता? आपसी भाईचारा हो,
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। दूसरी बात समता, क्षमता में आपकी प्रतिष्ठा और अवसर की बात करी गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की बात कर दी गई है। न्याय की बात करता है, उद्देश्य न्याय दिलाना, किस प्रकार से सामाजिक न्याय देना, आर्थिक न्याय देना और राजनीतिक न्याय प्राप्त करवाना। तो ये 3 प्रकार के न्यायों के बारे में बात करी गई है। 2 प्रकार की क्षमता के बारे में बात करी गई है। बंधुता की बात करता है, उद्देश्य है ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट देख रहे हैं हमें। फिर देखते हैं स्वतंत्रता के बारे में। 5 प्रकार की स्वतंत्रता के उद्देश्य हैं। 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमें देनी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य रहने वाला है। ये 3 बिंदु हो गए। राज्य की प्रकृति देख ली हमने, जो कि प्रस्तावना के द्वारा स्पष्ट की जाती है। राज्य के उद्देश्य देख लिए, शक्ति का स्रोत देख लिया। चौथी चीज, संविधान को अंगीकृत अधिनियम सॉरी फॉर दैट आत्मा अर्पित करने की तारीख दे रखी है। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करने की तारीख। अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मा अर्पित करने की तारीख बताता है। 26 नवंबर की बात करता है। 26 नवंबर 1949 के बारे में बात करता है। मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी की बात करता है। 2006 विक्रम संवत की बात करता है। ओके, क्या आप ये जानते हैं कि नॉर्थ सिरेमिक एकेडमी से है? थैंक्स टू सिरेमिक एकेडमी। चले नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि आप जानते हैं भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर विक्रम संवत ना होकर संघ संवत है और 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था और विक्रम संवत आपके ग्रेगरियन कैलेंडर से 57 वर्ष तक आगे चलता है, ठीक है ना। और शक संवत ग्रेगरियन कैलेंडर से 78 वर्ष है। तो विक्रम तो हो गया 77 और 78 वर्ष पीछे चलता है आपके शक संवत, ये हमें पता है बिल्कुल। देखो, हम बात करेंगे अंगीकृत की, बात करेंगे, हम बात करेंगे अधिनियमित की, हम करेंगे आत्मा अर्पित की। चले स्टार्ट करते हैं। किसी चीज को औपचारिक रूप से स्वीकार करना या अपनाना। किसी चीज को औपचारिक रूप से, किसी भी चीज को भाई औपचारिक रूप से अपनाना और या फिर स्वीकार करना, ठीक है ना। जैसे हो गया आपके भाई संविधान है, जैसे आपके संविधान, रीति रिवाज या नीति आदि। तो किसी चीज़ को औपचारिक रूप से आपके स्वीकार करना क्या कहलाता है? आपके अंगीकृत करना कहलाता है। तो औपचारिक रूप से अपने किसी चीज़ को स्वीकार करना अंगीकृत कहलाता है। अधिनियमित क्या होता है? कानूनी रूप से लागू किया गया, विधि द्वारा स्थापित। कानूनी रूप से लागू किया गया या फिर विधि द्वारा स्थापित होता है, उसे कहते हैं अधिनियमित, ठीक है ना। उसे क्या कहेंगे? अधिनियमित कहेंगे, अधिनियमित कहेंगे। अधिनियमित हो गया, ठीक है। एक हो गया आत्मा अर्पित। आत्मा अर्पित क्या होता है? स्वयं को समर्पित कर देना या समर्पण कर देना आत्मा अर्पित कहलाता है। यानी कि स्वयं को समर्पण, किसको? स्वयं को। चले ये बात। अगली बात करता है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? ये क्वेश्चन है। तो देखिएगा, भारत के पश्चिम बंगाल एवं पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर स्थित बेरूबारी क्षेत्र में मुस्लिम जनसंख्या के अधिक थी, परंतु वह क्षेत्र भारत में स्थित था। इसलिए नेहरू जी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री फिरोज खान नून से 1958 में समझौता किया और बेरूबारी क्षेत्र पाकिस्तान को देने का समझौता किया गया। इसे लेकर कुछ संवैधानिक प्रश्न उठा दिए गए। बिना संसद के किसी सहमति के भारत का कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को देना प्रस्तावना के कुछ शब्दों का उल्लंघन प्रतीत होता है। जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, सेवरिंग, देश की एकता। इसलिए देश की राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगी। किसके अंतर्गत? 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से आपकी सलाह मांगी और यह आपके दी गई सलाह बेरूबारी वाद 1960 के नाम से जानी जाती हैं। किस नाम से? बेरूबारी वाद 1960 के नाम से जानी गई। ओके, और इसमें क्या है?
पाकिस्तान को देने वाला कौन सा क्षेत्र? बैरोबाड़ी क्षेत्र था। 1958 में समझौता कर दिया फिरोज खान नून से भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने। उत्तर देखिएगा अब। बैरोबाड़ी वाद 1960 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बैरोबाड़ी मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा तत्व, सार और संविधान निर्माता के मन की कुंजी कहा, लेकिन संविधान का भाग नहीं माना। केशवानंद भारती वाद में फिर 1973 में उच्चतम न्यायालय ने पूर्ववर्ती निर्णय को बदल दिया और माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। बैरोबाड़ी वाद था, उस बैरोबाड़ी वाद में जो भी कह दीजिएगा, उसमें तो कहा ये भाई आपके कोई है संविधान का हिस्सा ही नहीं है, ये सिर्फ संविधान का प्रेरणा तत्व है, सार हैं, संविधान के निर्माताओं के मन की कुंजी हैं, लेकिन संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती वाद में निर्णय पलटा गया। 1973 में कहा गया उच्चतम न्यायालय ने कि अपने ये प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, किंतु ये अनुच्छेद की भांति स्वतंत्रता के रूप में आपके प्रभावी नहीं है, न तो संविधान के संसद को किसी प्रकार की शक्ति प्रदान करती हैं और न ही किसी संसद की शक्ति को अंकुश लगाती है। न ही ये शक्ति प्रदान करती है, न ही अंकुश लगाती है। यह न्यायालय के द्वारा आपके परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में यह परिवर्तनीय नहीं है। संविधान के किसी अनुच्छेद की व्याख्या करने हेतु प्रस्तावना को आधार बनाया जा सकता है, अर्थात प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में सहायक है, अर्थात स्वतंत्र रूप से प्रस्तावना का कोई विधिक प्रभाव नहीं है, लेकिन संविधान के अन्य अनुच्छेदों के साथ ये संविधान की व्याख्या में सहायक है। तो कहा गया कि भैया संविधान के किसी भी अनुच्छेद की व्याख्या करने के लिए काम की है, न्यायालय में परिवर्तनीय योग्य नहीं है, स्वतंत्र रूप से इसका कोई अस्तित्व मतलब नहीं है कि इसके द्वारा आप बात करें, ठीक है ना, कोई विधिक प्रभाव इसका नहीं होगा। LIC वाद 1995 में इस बात को दोहराया गया और प्रस्तावना का संविधान का अभिन्न अंग माना गया। तो आज की स्थिति में ये किसी भी अनुच्छेद की आपके अनुच्छेद हैं, इस अनुच्छेद की आपके परिभाषित करने के काम आता है। संविधान का क्या यह अंग है? बिल्कुल संविधान का अंग है। 1960 में तो ये माना नहीं गया कि अंग है, ठीक है ना, लेकिन 1972 का केशवानंद भारती वाद आता है, फिर 1995 का LIC वाद आता है। इनमें आपकी क्या है, मान लिया जाता है कि अभिन्न अंग है, बिल्कुल अभिन्न अंग है, ठीक है ना। तो आपकी ये इसकी स्थिति है, प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति आपकी स्थिति है और न्यायालय की दृष्टिकोण है। अब प्रश्न आता है कि संशोधन हो सकता है। प्रश्न ये है कि अगर आप संविधान का अंग है तो इस पर क्या कर सकते हैं। तो केशवानंद भारती वाद में 1973 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद द्वारा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। संसद के द्वारा संविधान है, इस संविधान के किसी भी भाग में आपके संशोधन किया जा सकता है। अतः प्रस्तावना में भी आपकी स्वतंत्रता रहेगी कि संशोधन करें, लेकिन इसे संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। आपको पता है मूल ढांचे का अगर अस्तित्व अगर पहली बार आता है तो वो केशवानंद भारती में ही आता है। मूल ढांचे का प्रावधान आता है तो वो केशवानंद भारती वाद में ही आता है, केशवानंद में ही आता है। कहते हैं कि केशवानंद वाद में कहते हैं कि भाई प्रस्तावना में आप संशोधन है, ये संशोधन करना चाहो, आप भारतीय संविधान के किसी भी हिस्से में आप संशोधन कर सकते हो। बस इतनी बात है कि मूल ढांचा ये प्रभावित नहीं होना चाहिए, मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। और आपके 42वें संविधान संशोधन आता है 1976, इसमें आपकी प्रस्तावना में संशोधन किया गया पहली बार और इस पर ये 3 शब्द जोड़े गए। ये 3 शब्द इसके अंतर्गत जोड़े गए। 3 शब्द में समाजवादी शब्द है, पंथ निरपेक्ष शब्द है, अखंडता शब्द है, ठीक है ना। प्रस्तावना में संशोधन के केवल अनुच्छेद 368 के तहत ही किया जा सकता है। तो 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के माध्यम से ही आपकी क्या है तहत ही किया जा सकता है प्रस्तावना में संशोधन। और प्रस्तावना में संशोधन करके एक बार शब्द जोड़े गए, 3 शब्द, तीनों में एक समाजवाद है, साथ में पंथ निरपेक्ष शब्द रहेगा, इसके अलावा अखंडता शब्द है, अखंडता जोड़ा गया। तो ये 3 शब्द आपके प्रमुख रूप से जोड़े गए इसके अंतर्गत से, ठीक है भाई। प्रस्तावना को दी गई विभिन्न संज्ञाएं देखते हैं। प्रस्तावना को कुछ संज्ञाएं देते हैं। संविधान की मूल आत्मा कहते हैं भाई, संविधान की मूल आत्मा कहते हैं हिदायतुल्लाह या ठाकुरदास भार्गव। गोकुलनाथ केस 1967 में जस्टिस हिदायतुल्लाह है प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा के निवास स्थान और शाश्वत और साथ में अपरिवर्तनीय रूप लागू बताया। अपरिवर्तनीय रूप लागू बताया किसने? हिदायतुल्लाह ने। किसने? हिदायतुल्लाह ने ये बात करी कि आपके संविधान की मूल आत्मा है कौन? प्रस्तावना। प्रस्तावना को मूल आत्मा कहने वाले हिदायतुल्लाह थे।
कौन है? हिदायतुल्लाह है, हिदायतुल्लाह, 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 ठीक है ना। जन्मपत्री कौन कहता है? जन्मपत्री कहते हैं के एम मुंशी। के एम मुंशी कहते हैं जन्मपत्री है, ठीक है ना, होरोस्कोप है जन्मपत्री। जन्मपत्री कहते हैं के एम मुंशी। आत्मा और आधारशिला कहते हैं सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप क्या कहते हैं? आत्मा और आधारशिला। आधारशिला या फिर कहते हैं आत्मा। कौन कहते हैं? सुभाष कश्यप कहते हैं, सुभाष। संविधान का परिचय पत्र कौन कहता है? ये कहते हैं आपके नानी पालकी वाला, नानी पालकी वाला कहते हैं परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र। संविधान का परिचय पत्र कहते हैं, संविधान का परिचय पत्र कहते हैं नानी पालकी वाला। नानी पालकी वाला संविधान का परिचय पत्र कहते हैं। कुंजी नोट कहते हैं बारकर, बारकर कहते हैं कुंजी नोट, बारकर कहते हैं कुंजी नोट, बारकर कहते हैं कुंजी नोट। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ये अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। हमारे दीर्घकालीन सपनों का, हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है संविधान की प्रस्तावना। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कहते हैं हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। प्रस्तावना संविधान की सबसे अंत में सम्मिलित की गई है, ठीक है ना। प्रस्तावना संविधान के सबसे अंत में सम्मिलित की गई, सबसे अंत में सम्मिलित किया, इसे सबसे अंत में सम्मिलित किया, ठीक है ना। प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्शन, भारतीय संविधान का दर्शन, प्रस्तावना, ठीक है ना। हम भारत के लोग, इसका अर्थ है कि संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च शक्ति का स्रोत भारत की जनता रहेगी, न कि ब्रिटिश संसद या कोई सम्राट। तो इसका अर्थ क्या होता है? हम भारत के लोग, यानी कि संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च जो शक्ति है, शक्ति का जो स्रोत है, ये भारत की जनता रहेगी, भारत की जनता रहेगी, ना कि आपके ब्रिटिश, न कि ब्रिटिश संसद, ना कि ब्रिटिश संसद। ब्रिटिश संसद तो भाई बिल्कुल नहीं रहेगी, ठीक है ना। Evaluate the claim we the people of India made by the Constituent Assembly। हम भारत के लोग होने के संविधान सभा के दावे की समीक्षा कीजिए। हम भारत के लोग होने के संविधान सभा के दावे की समीक्षा करना है। तो देखिएगा, सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष हम दोनों देखें तो यह कहते हैं जनता की संप्रभुता के सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता है, अर्थात आपकी क्या है, सभी शक्तियों का अंतिम स्रोत मानता है। नेगेटिव में क्या है कि संविधान सभा सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी गई थी। संविधान के मौलिक अधिकार समानता और लोकतंत्र की नींव रखी है। संविधान सभा में अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं आदि का प्रतिनिधित्व था। निर्णय विस्तृत बहस और आम सहमति से आपके आधार पर लिए जाते थे। 1952 में आपके लगातार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में इस दावे को जनतांत्रिक मान्यता मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान की वैधता का स्रोत माना, जैसे कि केशवानंद भारती और उषा भारती केस है 2014 में। तो क्या संविधान की वैधता का स्रोत माना है। तो वहीं अगर हम देखें तो नकारात्मक पक्ष ये है विरोध में कि वयस्क मताधिकार तो भाई वही नहीं था। कई वर्गों की सीमित भागीदारी थी, विशेष रूप से गरीब, महिलाएं और अशिक्षित आदि, इनको सीमित कर दिया गया था, इनकी भाग ही नहीं लेने दिया था आपने। संविधान सभा का गठन ब्रिटिश शासन के तहत कैबिनेट मिशन योजना में हुआ है। तो संविधान सभा का गठन क्या ब्रिटिश शासन के तहत कैबिनेट मिशन के तहत हुआ है। यह दावा आदर्शवादी प्रतीत होता है, न कि पूर्ण व्यवहारवादी। तो ये क्या आदर्शवादी है, ना कि पूर्णतः व्यवहारवादी, कि हम भारत के लोग होने के संविधान सभा के दावे कि क्या है, ये आपके एक आदर्शवादी हो सकता है, लेकिन प्रतीत होगा, लेकिन व्यवहारिक कम है। निष्कर्ष क्या निकालेंगे, हालांकि संविधान सभा का गठन प्रत्यक्ष रूप से पूर्णतः जनता द्वारा निर्वाचित नहीं हुआ था, परंतु समय के साथ भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं, आपके चुनावी प्रतिक्रियाओं
न्यायपालिका ने इसे आपके इस दावे को वैधता और व्यवहारिकता प्रदान की है। अतः हम भारत के लोग आज भारतीय स्वतंत्रता का सशक्त और जीवन सिद्धांत बन चुके हैं। तो संविधान सभा का गठन पूर्णतः जनता द्वारा निर्वाचित नहीं हुआ था, परंतु समय के साथ में भारत की लोकतांत्रिक परंपराएं, चुनावी प्रक्रियाएं और न्यायपालिका के दावे पर वैधता और व्यवहारिकता प्रदान की है। तो हम कह सकते हैं कि हम भारत के लोग आज भारतीय लोकतंत्र का एक सशक्त और जीवंत सिद्धांत हैं। प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्शन है। प्रस्तावना में भारतीय गणराज्य की विशेषताएं बताई गई हैं। प्रस्तावना भारतीय संविधान का क्या दर्शन है और भारतीय जो गणराज्य की विभिन्न विशेषताएं बताई गई हैं। सबसे पहले हम संप्रभुता के बारे में बात करते हैं दोस्तों। संप्रभुता से क्या मतलब है? देश पूरी तरह से स्वतंत्र होगा, अपने सभी निर्णय स्वयं लेगा, किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी अन्य देश या सत्ता के अधीन नहीं होगा, ये संप्रभुता कहता है। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक एक आपके डोमिनियन स्टेट था, क्योंकि इस दौरान राष्ट्राध्यक्ष ब्रिटिश सम्राट थे। 1935 के अधिनियम में से आपकी व्यवस्था संचालित होती थी। ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित जो 1935 का अधिनियम था, उसके द्वारा व्यवस्थित संचालित आपके व्यवस्था संचालित होती थी। प्रीवी काउंसिल सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्यरत था। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 से 1956 तक एक डोमिनियन स्टेट था। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा सभी को डोमिनियन स्टेट थे, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन का उसके इनका राष्ट्राध्यक्ष थे। वर्तमान में लगभग सभी देशों की अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निर्देशनों का पालन करना पड़ता है तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दबाव का मानना पड़ता है। लेकिन संप्रभुता सीमित नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही उन्हें स्वीकार करता है, कभी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता को त्यागने के लिए स्वतंत्र होता है। तो वर्तमान में स्थिति अलग है। 15 अगस्त से लेकर अपने 1947 से 26 जनवरी 1950 तक हमने देखा था कि किस प्रकार से एक डोमिनियन स्टेट था, यानी कि जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो राष्ट्राध्यक्ष किसके थे? ब्रिटिश राष्ट्राध्यक्ष थे। और जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय था वो भी प्रीवी काउंसिल था। 1935 के अधिनियम के तहत हमारा पूरा आपके शासन संचालित होता था। तो इस प्रकार से बहुत सारे इसे हमारे साथ में देश थे, लेकिन वो संप्रभु नहीं थे। और संप्रभु का आज भी के परिप्रेक्ष्य में लोग कहते हैं कि भाई आप संप्रभु कैसे होंगे? आप अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निर्देशों को पालन करते हैं, उन पर दबाव रहता है आप पे राजनीतिक। तो इसके अंतर्गत भी अपने बात करें, इसके अंतर्गत भी बात करें तो क्या है, लेकिन अपने स्वतंत्रता है, उनके जरूरी नहीं है। वो सब अपने राष्ट्र के हितों के अनुसार ही उनको स्वीकार करते हैं, उनके संगठन की सदस्यता स्वीकार करते हैं, कभी भी त्याग सकते हैं। 1949 में राष्ट्रमंडल के सदस्य बनने की घोषणा भारत की संप्रभुता के विरुद्ध नहीं है। 1949 के जो राष्ट्रमंडल के सदस्य बनने की घोषणा है, राष्ट्रमंडल की जो सदस्य बनने की घोषणा है, भारत की संप्रभुता के विरुद्ध नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, ये स्वतंत्र इच्छा से किया हुआ समझौता है, ये स्वतंत्र इच्छा पर द्वारा समाप्त किया जा सकता है। इस कारण से ये संप्रभुता के मामले में कहीं पर भी आपके चोट नहीं पहुंचा सकता। अब बात करते हैं समाजवाद, पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद। देखो, पूंजीवाद संसाधनों का वितरण योग्यता के आधार पर होगा, ये पूंजीवाद कहते हैं। संसाधनों का वितरण योग्यता के आधार पर होगा, मुक्त बाजार होगा, संपत्ति का निजी स्वामित्व को मान्यता, संपत्ति का निजी स्वामित्व को मान्यता, वर्ग समन्वय का समर्थन, राष्ट्रवाद के पक्षधर और साथ में धर्म की स्वीकारोक्ति, अहिंसा और अधिकारों की मान्यता, ये सब पूंजीवाद के अंतर्गत बात कही गई है। वहीं अगर समाजवाद में देखो तो यहाँ पर योग्यता और समानता, समाजवाद में संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होगा योग्यता और समानता के आधार पर, मुक्त बाजार और आपके सरकारी नियंत्रण होगा, निजी स्वामित्व प्लस सार्वजनिक आपके स्वामित्व दोनों प्रकार के हो सकते हैं। किस पर? संपत्ति पर। वर्ग समन्वय का समर्थन है, पूंजीवाद की तरह समाजवाद भी। राष्ट्रवाद के पक्षधर हैं, ये भी। धर्म की आपकी स्वीकारोक्ति, इसमें भी आपकी अहिंसा की बात की गई है। इसमें आपके अधिकारों की मान्यता के साथ साथ में समाजवाद में दायित्व की बात की गई है। पूंजीवाद केवल अधिकारों की मान्यता की बात करता है। पूंजीवाद कहता है अधिकार चाहिए, समाजवाद कहता है अधिकार के साथ में दायित्व होना चाहिए। दोनों अहिंसा की बात करते हैं, दोनों आपके धर्म की स्वीकार्यता है, दोनों के राष्ट्रवाद के पक्ष थे, वर्ग के समन्वय का समर्थक थे। वो संपत्ति के निजी स्वामित्व को मानते पूंजीवादी, लेकिन ये निजी के साथ में सार्वजनिक स्वामित्व को भी मानते हैं। वो केवल मुक्त बाजार को मानते हैं, ये मुक्त बाजार और साथ में सरकारी नियंत्रण की स्वीकृति देते हैं। वो संसाधन का वितरण योग्यता के आधार पर मानते हैं, ये योग्यता के साथ में समानता के आधार पर भी मानते हैं। अब समाजवाद के बाद में हम बात करते हैं साम्यवाद की।
देखो, साम्यवाद के बारे में बात करते हैं, समानता आधारित वितरण के बारे में बात करते हैं। साम्यवाद कहता है कि समानता आधारित होना चाहिए भाई, योग्यता की बाढ़ में। साम्यता बात करते हैं समानता पर। सरकार द्वारा नियंत्रित बाजार की बात करता है साम्यवाद। साम्यवाद कहता है सरकार के द्वारा नियंत्रित बाजार होना चाहिए, मुक्त बाजार की बात नहीं करता। संपत्ति पर सरकारी स्वामित्व होना चाहिए, सरकार की बात करता है कि सरकारी स्वामित्व होना चाहिए, निजी स्वामित्व की बात नहीं करता। पूंजीवाद केवल निजी स्वामित्व की बात करता है, लेकिन समाजवाद दोनों के बीच में निजी स्वामित्ववाद और साथ में सार्वजनिक स्वामित्ववाद की बात करता है, लेकिन ओनली ऑन साम्यवाद कहता है कि संपत्ति सरकारी स्वामित्व होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरफ वाला मामला साम्यवाद का है, उस तरफ वाला मामला आपके किसका, पूंजीवाद का, और दोनों का हो जाएगा कंबाइनेड रूप से। वर्ग का समन्वय का समर्थन करते हैं पूंजीवाद और समाजवाद, लेकिन साम्यवाद कहता है अमीर वर्सेस गरीब वर्ग संघर्ष की बात करता है साम्यवाद। राष्ट्रवाद के पक्ष में थे अपने कौन, राष्ट्रवाद के पक्ष में थे दोनों ही, पूंजीवाद और आपके समाजवाद, लेकिन राष्ट्रवाद को नहीं मानते साम्यवादी। धर्म के अफीम के समान मानते हैं साम्यवाद, वो धर्म के स्वीकारोक्ति थे, लेकिन ये धर्म को अफीम के समान मानते हैं। समाजवाद अहिंसा की बात करता है, लेकिन साम्यवाद हिंसा की बात करता है कि ठोको। ठीक है ना। दायित्व को मान्यता देते हैं, अधिकारों की बात नहीं करता साम्यवाद। ओके ना। चलिए, भारत एक समाजवादी देश है, परंतु हमारा समाजवाद साम्यवाद से पृथक है। समाजवाद है हमारा, यह हिंसक क्रांति का समर्थन बिल्कुल नहीं करता। ठीक है ना। ये आपके शांतिपूर्ण आपके प्रदर्शन की बात करता है, शांति से रहो, शांति से रहने दो, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से बदलाव का समर्थन करता है। समाजवाद क्या साम्यवाद से पृथक है, हिंसक क्रांति का समर्थन नहीं करता, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से बदलाव का समर्थन करता है, और लोकतांत्रिक जीत हो जाती है कभी कभी। भारतीय समाजवाद के आपके फेबियन समाजवाद के नज़दीक है। भारतीय जो आपके समाजवाद हैं, भारतीय समाजवाद फेबियन के समाजवाद से नज़दीक है, तो फेबियन के समाजवाद से नज़दीक है। समाजवाद आपके आर्थिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर कैसे होगा, देखिएगा। आर्थिक स्तर पर यानी कि साधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो, ये समाजवाद बात करता है कि आर्थिक स्तर पर संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो, मुक्त बाजार और सरकार द्वारा नियंत्रित हो, लोकतांत्रिक तरीके से आर्थिक समानता होनी चाहिए। वहीं सामाजिक स्तर पर कहता है सामाजिक समानता होनी चाहिए, जाति धर्म के आधार पर ऊंच नीच भेद आदि नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इस प्रकार की ऊंच नीच करता है तो वो सामाजिक स्तर पर समाजवाद का विरोधी है। आजकल के हमें जाति के धर्म के नाम पे भिड़ाया जाता है, वो सामाजिक स्तर पर समाजवाद के खिलाफ है। उल्लेखनीय 1991 में बाद पूंजीवादी की ओर झुकाव बढ़ा है, अतः आर्थिक समाजवाद उतना आपके प्रासंगिक नहीं रहा है। पूंजीवाद की तरफ झुकाव बढ़ रहा है, आपके समाजवाद उतना प्रासंगिक नहीं रहा है, आर्थिक रूप से बात करें। किंतु सामाजिक स्तर पर आपके समाजवाद है। सामाजिक स्तर पर समाजवाद की आवश्यकता है। हमारे समाजवाद की प्रकृति और स्तर समय के साथ विकसित हुई है। भारत में समाजवाद के 3 चरण आपके देखे गए हैं, प्रदाता, नियामक और प्रवर्तक। पहले आपके प्रोवाइडर था, फिर आपके रेगुलेटर था, नियामक है, फिर प्रवर्तक था। ठीक है ना। पंथ निरपेक्ष बारे में बात करते हैं। अब पंथ निरपेक्ष क्या है? भारतीय संविधान एक पंथ निरपेक्ष संविधान है। पक्ष में बात करेंगे, विपक्ष में बात करेंगे। देखिएगा, विपक्ष के सबसे पहले बात करते हैं। क्यों? क्योंकि यूसीसी का अगर हम बात करते हैं, यूसीसी की बात करते हैं, समान नागरिक संहिता के बारे में बात करते हैं, जो कि आपके पंथ निरपेक्षता की बात नहीं करता है। धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। धर्म के आधार पर हम किसी को अल्पसंख्यक कहते हैं, ये दर्जा देना विपक्ष की बात है कि हम क्या है, पंथ निरपेक्ष हैं। तो पंथ निरपेक्ष के नेगेटिव पॉइंट है, विपक्ष में तर्क है कि हम पंथ निरपेक्ष नहीं है। क्यों? यूसीसी की बात करते हैं। यूसीसी का क्या अभाव है? यूसीसी का अभाव है, यानी कि समान नागरिक संहिता नहीं है। जब समान नागरिक संहिता नहीं है तो पंथ निरपेक्षता किस प्रकार की है? तो यूसीसी का आपके अभाव की बात करेगा, और अर्थ के आधार पर धर्म के आधार पर आपके अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। अब देखते हैं पक्ष के बारे में बात। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। पक्ष में बात यह है कि धार्मिक आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है, सबको अपने अपने धर्म के मानने के दायरे में रहकर मान सकते हैं। भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। भारत सभी धर्मों का सम्मान करेगा, कोई भारत का खुद का राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। भारत में विधि के समक्ष समानता, क्योंकि भारत में विधि का शासन है। भारत में विधि के समक्ष समानता है। भारत में क्या? विधि के समक्ष। भारत में विधि के समक्ष समानता है, भारत विधि का शासन है। भारत में विधि का शासन है। भारत में विधि के समक्ष क्या है? विधि के समान है, विधि का शासन है। भारत में सभी धर्मों का समान संरक्षण प्रदान किया जाता है। किसी एक धर्म की तरफ नहीं झुकेगा, समान संरक्षण करेगा। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता को लक्ष्य बनाया गया है। राज्य कोई धार्मिक कर नहीं लगाता।
राज्य कोई धार्मिक कर नहीं लगाता है। धार्मिक स्वतंत्रता मूल अधिकार है, और धार्मिक जो अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता है, इसको आपके मूल अधिकार के रूप में डाला गया है। ये आपके भारतीय संविधान का एक पंथ निरपेक्ष संविधान होने का एक बात करता है कि पंथ निरपेक्ष संविधान कैसे हैं। बात करते हैं भारतीय पंथ निरपेक्षता और पश्चिमी पंथ निरपेक्षता में अंतर क्या है। भारतीय जो पंथ निरपेक्षता है, भारत में राज्य सभी धर्मों के समान व्यवहार करेगी, लेकिन राज्य का धर्म से पृथक नहीं होगी। राज्य धर्म से कोई पृथक नहीं होगी, सभी धर्मों के समान व्यवहार करेगी। लेकिन जो पश्चिमी देशों में राज्य धर्म से पूर्णतः पृथक है, कोई मतलब नहीं रखेगी धर्म से, कोई मतलब नहीं रखेगी धर्म से, ठीक है ना। लेकिन भारत में राज्य धर्म से पृथक नहीं है, सभी धर्मों के सभी जो धर्म है उनके समान व्यवहार की बात करते हैं। समान व्यवहार होगा, धर्म से अलग नहीं है। लेकिन आपके पश्चिमी आपके पंथ निरपेक्षता है, वो कहता है कि धर्म से हम पूर्णतः आपके पृथक रहेंगे, ठीक है। राज्य का धर्म से सकारात्मक संबंध होगा, अर्थात सभी धर्मों का समान संरक्षण किया जाएगा। इस नीति को सर्वधर्म समभाव की कहा जाता है। तो सर्वधर्म समभाव की नीति अपनाएगी, सकारात्मक संबंध होगा, राज्य का धर्म से सभी धर्मों का समान संरक्षण होगा। पश्चिमी देशों में राज्य के धर्म से पूर्णतः आपके पृथकता का विश्वास रखती है। इनमें दो प्रकार की नीतियाँ आपके पाई जाती हैं। यूएसए में आपके हैं सॉफ्ट सेक्युलरिज्म, ठीक है, और फ्रांस में है हार्ड सेक्युलरिज्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर सॉफ्ट की बात करता है यूएसए, और फ्रांस में है हार्ड। देखिए अगले देखें, यहाँ पर भारत में राज्य पंथ निरपेक्ष है लेकिन समाज नहीं। भारत में राज्य पंथ निरपेक्ष है, समाज नहीं। समाज अपना धर्म चुन सकता है, एक तरफ रह सकता है। राज्य और समाज दोनों यहाँ पर पंथ निरपेक्ष है, ठीक है ना। जो पश्चिमी पंथ निरपेक्षता है, जिसमें राज्य और समाज दोनों पंथ निरपेक्ष है, यहाँ पर केवल और केवल कौन है, राज्य पंथ निरपेक्ष है। भारत ने प्राचीन काल में ही पंथ निरपेक्ष अवधारणा को अपनाए रखा है। हालांकि भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में पहली बार शब्द जोड़ा गया। ये पश्चिमी देशों में आपके पंथ निरपेक्षता की अवधारणा 17वीं शताब्दी में, यहाँ पर 17वीं शताब्दी है, और यहाँ पर प्राचीन काल से है, ठीक है ना। और फ्रांस की क्रांति के कारण फ्रांस ने पहली बार अपने संविधान में सेक्युलरिज्म शब्द जोड़ा था, ठीक है ना। तो कौन जोड़ता है, सबसे पहले फ्रांस जोड़ता है सेक्युलरिज्म शब्द, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष में अंतर क्या है। एक पंथ निरपेक्ष शब्द होता है, एक धर्म निरपेक्ष शब्द होता है। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में अंतर क्या है। 1987 में 58वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नया अनुच्छेद आपके 394 क जोड़ा गया। 394 क जोड़ा गया। 394 क जो शामिल किया गया, जो संविधान के हिंदी में प्राधिकृत पाठ का समर्थन करता है। सेक्युलरिज्म का हिंदी अनुवाद पंथ निरपेक्ष माना गया, जो कि आपके किसका, सेक्युलरिज्म का हिंदी अनुवाद पंथ निरपेक्ष माना गया। 394 का 58वां संविधान संशोधन 1987, 58वां संविधान संशोधन 1987 ये बात करता है। बिल्कुल पंथ निरपेक्षता के बारे में बात करते हैं। पंथ निरपेक्षता एक विचारधारा जो कि आपके निम्नलिखित आधार पर है। एक है तार्किकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद। तर्क बात करता है, तर्क मानववाद के साथ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है ना। साइंटिफिक आपके एस्पेक्ट हो जाएगा एक, ठीक है ना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जाएगा एक। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण सामान्य धर्म का राजनीतिक, समाज और सांस्कृतिक पक्षों से पृथक्करण पंथ निरपेक्षता कहलाता है। सामान्य अर्थों में क्या है, धर्म का राजनीति, समाज और आर्थिक पक्षों से आपके पृथक्करण पंथ निरपेक्ष कहलाता है। सामान्य अर्थों में धर्म का राजनीति, समाज और सांस्कृतिक पक्षों से पृथक्करण पंथ निरपेक्ष कहलाता है। धर्म का राजनीति है, समाज है और सांस्कृतिक पक्ष है, इन पक्षों से पृथक्करण क्या है, पंथ निरपेक्षता कहलाता है। धर्म निरपेक्ष देखते हैं। धर्म शब्द की उत्पत्ति आपके संस्कृत के द्रि धातु से हुई है। किससे हुई है, द्रि धातु से हुई है, ठीक है, द्रि धातु से हुई है। ओके, द्रि धातु से हुई है, बिल्कुल। धारण करने योग्य अर्थात आपके कर्तव्य। परंपरागत रूप से आपके धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, न कि पंथ, ठीक है ना। परंपरागत रूप से धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, न कि आपके पंथ। इसलिए सेक्युलरिज्म का हिंदी अनुवाद पंथ निरपेक्षता है, न कि आपके धर्म निरपेक्षता, ठीक है ना। तो परंपरागत रूप से धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, न कि पंथ। ओके, तो इसलिए आपके सेक्युलरिज्म का हिंदी अनुवाद हो जाएगा पंथ निरपेक्षता, न कि धर्म निरपेक्षता। चलिए
समझ में आ गई। इनके सामान्य अर्थों में धर्म का राजनीतिक, समाज और सांस्कृतिक पक्षों से पृथक्करण पंथ निरपेक्षता कहलाता है, इसलिए पंथ निरपेक्षता है। और वहाँ पर द्रि धातु यानी कि धर्म का यहाँ पर धारण करने योग्य हो जाएगा, यानी कि कर्तव्य, यानी कि परंपरागत रूप से धर्म का अर्थ हो जाएगा कर्तव्य, ना कि पंथ। इसलिए आप इस्तेमाल किसके लिए करेंगे, आपके जो सेक्युलरिज्म शब्द है इसके हिंदी अनुवाद पंथ निरपेक्ष होगा, ना कि धर्म निरपेक्ष। फ्रांस भारतीय संविधान के धर्म निरपेक्षता के दृष्टिकोण से क्या सीख सकता है? तो देखिएगा, भारतीय धर्म निरपेक्षता प्राचीन काल से अस्तित्व में है। सर्वधर्म संभाव के चरित्र के साथ राज्य व धर्म के मध्य सकारात्मक आपके संबंध स्थापित है। फ्रांसीसी धर्मनिरपेक्षता आधुनिक समय की उपज है, जो राज्य और धर्म के पृथक रूप से कठोर विशेषता समाहित करता है। ठीक है ना। इसी परिप्रेक्ष्य से फ्रांस भारतीय निरपेक्षता से निम्नलिखित प्रेरणा ले सकता है। पहली, राज्य को धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर नागरिकों की सुरक्षा हेतु हस्तक्षेप भी करना चाहिए। ठीक है ना भाई। देखो, सैद्धांतिक रूप से दूरी बनाए रखो, लेकिन आवश्यकता पड़े तो नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु आपके क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। उदाहरण से आपके सबरीमाला मामले में आपके लैंगिक समानता हेतु हस्तक्षेप किया था। दूसरी बात, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में सार्वजनिक रूप से धर्म के आचरण का अधिकार है, जो कि व्यक्ति के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु महत्वपूर्ण है। जबकि फ्रांस के सार्वजनिक रूप से धर्म का अभ्यास प्रतिबंधित है। सार्वजनिक रूप से धर्म का अभ्यास ही नहीं कर सकते, ये प्रतिबंधित है उधर। तो इससे अपने ये भी सीख सकते हैं कि अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दिया गया है, जो कि सार्वजनिक रूप से धर्म के आचरण का अधिकार है, व्यक्ति के सांस्कृतिक और आपके आध्यात्मिक विकास हेतु महत्वपूर्ण है। जबकि फ्रांस में क्या है, सार्वजनिक का धर्म का अभ्यास प्रतिबंधित है। भारतीय राज्य द्वारा धार्मिक शिक्षण संस्थाओं उदाहरण मदरसा को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जबकि फ्रांस में ऐसा नहीं है। क्योंकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का विकास सापेक्षित सद्भावना, महान सभ्यगत सांस्कृतिक सौहार्द का परिणाम है। यहाँ के लोग कट्टरपंथ के प्रभाव में कम हैं, जबकि फ्रांस में धर्मनिरपेक्षता से जड़े धार्मिक युद्धों, असंतोष, आपके प्रबोधन काल और पोप का प्रभुत्व में वहाँ आपके अधिक कट्टरपंथी का विस्तार है। उल्लेखनीय कि धार्मिक विविधता के संबोधित करते हुए पंथ निरपेक्षता को सभी धर्मों के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का माध्यम समझा जा सकता है। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में बहुधार्मिक होते हुए क्षेत्र और समाजों में भारतीय अवधारणा सर्वधर्म संभाव की अधिक प्रासंगिक आपके नजर आती हैं, और जो इतने सारे धर्मों को लेकर चलती हैं। तो ये आपके एक आदर्श रूप में आपके देखा जा सकता है, लेकिन कई आपके असामाजिक तत्व इस आपके महत्वपूर्ण तथ्य को खराब करना चाहते हैं। करंट अफेयर्स के अंतर्गत हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के प्रस्तावना से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को हटाने की याचिका प्रस्तुत की गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। कहा गया कि भारतीय आपके धर्म निरपेक्षता पश्चिमी मॉडल से भिन्न है। इसका आशय कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान दूरी बनाए रखेगा। धार्मिक निष्पक्षता का अर्थ है आपके धर्म विरोधी ना होना है, धर्म विरोधी होना नहीं है। आपके समाजवाद का अर्थ अवसर की समानता के रूप में परिभाषित किया गया है। माना गया है कि दोनों आपके शब्द प्रस्ताव में प्रासंगिक है। बात समझ भाई कि ये कहता है भाई कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था कि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द हैं उनको हटाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और कहा कि आपके भारतीय जो धर्म निरपेक्षता पश्चिमी मॉडल से भिन्न है। जो पश्चिम में अपना मॉडल हमने देखा था उससे भिन्न है। इसका आशय है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान दूरी रखेगा। ठीक है ना। और धार्मिक निष्पक्षता का अर्थ धर्म विरोधी होना नहीं है कि धार्मिक निष्पक्षता का ये मतलब नहीं है कि वो धर्म विरोधी है। समाजवाद का अर्थ अवसर की समानता के है परिभाषित किया गया है। माना गया है कि ये दोनों शब्द आपके प्रस्तावित और प्रासंगिक हैं। प्रस्तावना में क्या है, प्रासंगिक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। घटना आपके या प्रकरण देखते हैं, प्रमुख बिंदु देखते हैं। संविधान सभा वाद विवाद देखिएगा। केटी शाह, प्रोफेसर केटी शाह ना, इन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि इन शब्दों को आप प्रस्तावना में जोड़ो। अनुच्छेद 1 में धर्म निरपेक्ष शब्द सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा था, और अम्बेडकर ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया था कि नीति निर्देशक तत्व पहले से ही समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के प्रतिबिंब करते हैं, तो इनकी ज़रूरत नहीं है। तो आपके समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जो कि नीति निर्देशक हैं वो पहले से ही इनको प्रतिबिंबित करते हैं, तो इन कारण से प्रतिबिंबित करने के कारण से इनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन केटी शाह ने कहा था अनुच्छेद 1 में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ना चाहिए। अगली देखते हैं, अपन बात करते हैं केशवानंद भारती मामला है जो 1973। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल संरचना का भाग है। जो धर्मनिरपेक्ष शब्द हैं यहाँ पर संविधान की मूल संरचना का भाग कर दिया गया। एसआर बम्बई मामला है जो 1994 का है। धर्मनिरपेक्षता को संवैधानिक संरचना का आवश्यक तत्व माना गया। जो धर्मनिरपेक्षता है, इस धर्मनिरपेक्षता को संवैधानिक संरचना का आवश्यक तत्व माना। एसआर बम्बई
एसआर बम्बई आपके जो मामला था, इस बम्बई मामले में बम्बई मामला, ठीक है ना, बम्बई मामला, इस बम्बई मामले में 1994 में धर्मनिरपेक्षता को संवैधानिक संरचना का आवश्यक तत्व माना है। अब बात करते हैं डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं। जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र कहलाता है। ये अब्राहम लिंकन का बहुत प्रसिद्ध आपके कथन है, बच्चे बच्चे को पता है आज के मामले में। लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक आपके अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। देखिएगा प्रत्यक्ष डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। यदि शासन के निर्णय प्रक्रिया में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी है तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। जैसे पहला देखो, जिसमें आपके परिपरीक्षा के बारे में बात करते हैं, रेफरेंडम की बात करते हैं। जनता से ली गई राय जिसे लागू करना वैधानिक रूप से बाध्यकारी हो, प्राय विदेशी मामलों में इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है बैरिक्स्ट, ठीक है ना। तो आपके विदेशी मामलों में इसका प्रयोग किया जाता है। जनता से ली गई राय जिसे आपके लागू करना वैधानिक रूप से बाध्यकारी हो, इसे परिपरीक्षा कहते हैं। परिपरीक्षा कहेंगे। जनमत संग्रह क्या होगा, देखिएगा, जनता से ली गई राय जिसे लागू करना वैधानिक रूप से बाध्यकारी न हो, प्राय घरेलू नीति निर्माण से संबंधित मामलों में इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण सिक्किम का विलय है। सिक्किम का जब विलय किया गया तो वहाँ पर जनता से पूछा गया कि जनता क्या चाहती है, तो जनमत का संग्रह किया गया। ये बाध्यकारी नहीं है, वो आपने परिपरीक्षा देखा था, ये परिपरीक्षा हमारे लिए क्या बाध्यकारी थी, लेकिन आपके जनमत संग्रह है, ये बाध्यकारी नहीं है। ये क्या है, बाध्यकारी नहीं है। जनमत संग्रह यानी कि प्लेबिसाइट, इंग्लिश वर्ड भी आ सकता है, प्लेबिसाइट याद रखना, प्लेबिसाइट, जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट, ठीक है। राइट टू रिकॉल, देखो जनता के पास ये अधिकार होता है कि वे अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनका कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व वापस बुला सकती है, अर्थात उनके पद से हटा सकती है। ये होता है डायरेक्ट में, ये मामला डायरेक्ट में होता है। जनमत संग्रह ये भी डायरेक्ट में। हम बात करते हैं परिपरीक्षा की, यानी कि आपके जनता से ली गई राय लागू करना वैधानिक रूप से बाध्यकारी होता है, वो है परिपरीक्षा। रेफरेंडम के बारे में बात करते हैं। राइट टू रिकॉल हो गया, पहल हो गया, इनिशिएटिव, इसे आपके विधि निर्माण करने की जनता को पहल करने का अधिकार दिया जाता है। यदि निश्चित संख्या में जनता किसी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करती है तो विधायिका प्रस्तुत करना आपके बाध्यकारी होता है। और व्यवस्था स्विट्जरलैंड से ली गई है। ये स्विट्जरलैंड की व्यवस्था है कि जनता आपके मत देकर हस्ताक्षर करके ये कहती है कि इस पर यार विधि बनाओ, तो आपके क्या है, विधायिका में प्रस्तुत करना बाध्यकारी हो जाता है। और इसमें ये व्यवस्था स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। ये पहल, इसे क्या कहते हैं, पहल कहते हैं, इनिशिएटिव कहते हैं। ओके, तो ये डायरेक्ट में होता है। अब बात करते हैं इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष। इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी जो प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है। यदि शासन में जनता की अप्रत्यक्ष भागीदारी हो तो उसे जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि यदि कार्यपालिका और विधायिका से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, जो कि इंडिया में है, ठीक है। संसदीय शासन व्यवस्था होती है जिसमें 2 हेड ऑफ स्टेट होते हैं, भारत और ब्रिटेन ले लो। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था हो जाएगी जिसमें अमेरिका ले लो। दोहरी कार्यप्रणाली में जिसमें फ्रांस ले लो। बहुल कार्यपालिका में आप स्विट्जरलैंड लीजिए जहाँ पर बहुल कार्यपालिका है। दोहरी कार्यपालिका फ्रांस में है। संसदीय शासन व्यवस्था इंडिया में है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अन्य रूप से आपके बांटा जा सकता है। एकात्मक शासन व्यवस्था, समस्त शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित होती है, वो है जैसे उदाहरण ब्रिटेन। परिसंघीय शासन व्यवस्था, राज्यों की अधिक शक्तियाँ, राज्य को क्या है, अधिक शक्तियाँ दी होती हैं, तो परिसंघीय होता है, जैसे कि अमेरिका। ओके, चलिए। रेफरेंडम बनाम आपके पब्लिसाइड, रेफरेंडम बनाम पब्लिसाइड के बारे में बात करते हैं। पब्लिसाइड और आपके रेफरेंडम में क्या अंतर है, यानी कि जनमत संग्रह और परिपरीक्षा है। देखो, संचालन करता देखते हैं रेफरेंडम में सबसे पहले, यानी कि आपके रेफरेंडम में हमेशा रेफरेंडम परिपरीक्षा, रेफरेंडम परिपरीक्षा, ठीक है ना। और यहाँ पर जनमत संग्रह, देखिएगा, हमेशा सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है रेफरेंडम, ठीक है ना, सरकार के द्वारा आयोजित होता है। यहाँ पर प्लेबिसाइट है, ये सरकार या तीसरे पक्ष, संयुक्त राष्ट्र में जैसे संयुक्त राष्ट्र ये आयोजित कर सकता है, सरकार कर सकती है या तीसरा पक्ष भी कर सकता है। लेकिन रेफरेंडम में क्या है, सरकार आयोजित करेगी। राजनीतिक प्रणाली में देखिए, आमतौर पर आपके लोकतांत्रिक सरकारों के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर जो पब्लिसाइट है ये लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक दोनों व्यवस्थाओं में संभव है। कानूनी बाध्यता में देखें, सरकार परिणामों को लागू करने के लिए बाध्य होती है। रेफरेंडम में बाध्यकारी होती है, लेकिन आपके प्लेबिसाइट में हमने देखा था परिणाम लागू करना आपकी क्या है, अनिवार्य नहीं है, वहाँ पर अनिवार्य है। ये लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक दोनों में हो सकता है। पब्लिसाइट में सरकार या तीसरे पक्ष के द्वारा आयोजित की जा सकते हैं, वो केवल सरकार के द्वारा। रेफरेंडम लोकतांत्रिक सरकारों के द्वारा किया जाता है और सरकार परिणामों को लागू करने के लिए बाध्य होगी। रेफरेंडम और पब्लिसाइट के
जो प्लेबीसाइट है, ठीक है ना, प्लेबीसाइट और रेफरेंडम के अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण देखिएगा। ब्रिटेन में देखते हैं तो ब्रिटेन में रेफरेंडम से संबंधित कानून है, जिसके कारण 2016 में आपके ब्रेक्जिट पर संग्रह हुआ, और इसके परिणाम स्वरूप आपके क्या है, ब्रिटेन, ये हमारे लिए वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, ठीक है, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, इसको आगे लो एक बार। रेफरेंडम भारत में स्थिति, भारत की स्थिति भी नहीं पूछता है। रिकॉल के बारे में बात करते हैं, चलिए, वो हमने समझ लिया, अंतर समझ लिया बहुत है। रिकॉल के देखिएगा, रिकॉल को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण है। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को कार्यकाल के बीच में ही क्या है, पद से हटाने का अधिकार माना जाता है। रिकॉल को प्रत्यक्ष लोकतंत्र उपकरण कहा जाता है। रिकॉल है, इस रिकॉल को प्रत्यक्ष आपके लोकतंत्र का उपकरण कहा जाता है। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को आपके कार्यकाल के बीच में ही पद से हटाया का अधिकार होता है रिकॉल में, ठीक है ना। लोकतंत्र रूप से स्वाभाविक परिणाम माना जाता है। यदि जनता को अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है तो उन्हें हटाने का भी अधिकार होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देखिएगा तो अमेरिका में केवल राज्य स्तर पर रिकॉल की व्यवस्था है। कई राज्यों में निर्वाचित अधिकारियों को विभिन्न आधारों पर हटाने का प्रावधान है। ब्रिटेन में रिकॉल में आपके एमपी एक्ट 2015 में संसद सदस्यों को हटाया जा सकता है। स्विट्जरलैंड में भी आपके रिकॉल द्वारा लाया जा सकता है। अधिकार नगरपालिका स्तर पर अब आपके विस्तारित किया गया है, ठीक है ना। जर्मनी में आपके महापौर को आपके रिकॉल किया जा सकता है। भारत में रिकॉल में देखें तो भारतीय संविधान में रिकॉल का कोई स्पष्ट उल्लेखन नहीं है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में केवल आपराधिक मामलों में अयोग्यता से संबंधित न कि मतदाताओं के द्वारा प्रतिनिधि को हटाया जा सकता है। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम बना हुआ है 1951, इसके मामले में अगर आपराधिक मामलों में कोई अयोग्य हो जाता है तो उसे हटाया जा सकता है। जनता के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि जाओ कि धर्मेंद्र प्रधान हट जाओ, ऐसा कोई नहीं है। सिर्फ आप आंदोलन कर सकते हो इस्तीफा लेने के लिए। हालांकि कुछ राज्यों में स्थानीय निकाय जिसमें बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में स्थानीय निकायों के स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को हटाने का प्रावधान है, ठीक है ना। स्थानीय निकायों में ऐसा आपके प्रावधान देखने को मिलते हैं। क्या भारत में रिकॉल का अधिकार होना चाहिए? पक्ष में तर्क देखते हैं। ये निर्वाचित प्रतिनिधियों के जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने का प्रभावी लोकतंत्र साधन ये देखने को मिलता ही है। यदि कोई विधायक आपके चुनाव जीतने के बाद जन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है तो मतदाताओं को उसे हटाने का अधिकार होना चाहिए। कोई सांसद या विधायक गंभीर आपराधिक मामलों का सामना करने के बावजूद पद पर रहता है तो रिकॉल उन्हें आपके लोकतांत्रिक रूप से हटाने का एक विकल्प हो सकता है। अब बात करते हैं विपक्ष में तर्क। दुरुपयोग की आशंका रहती है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और निराधार आरोपों के कारण रिकॉल की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। चुनावी अस्थिरता, बार बार चुनाव कराए जाने से राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है, संसाधनों पर आर्थिक बोझ भी पड़ेगा। ये तो बिल्कुल पड़ेगा। ये मैं इस कारण से भारत जैसे देश में तो लागू होना ही असंभव लगता है। भारत की आपके फास्ट पास द पोस्ट प्रणाली बहुमत नहीं है, अपितु सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाली उम्मीदवार के आधार पर है। इससे आपके संतुलन आपके बिगड़ सकता है। भारत जैसे बड़ी जनसंख्या, निरक्षरता, वित्तीय बोझ, जन जागरूकता की कमी वाले देश में इस व्यवस्था को लागू करना व्यवहारिक रूप से कठिन हो सकता है। कठिन हो सकता नहीं है, बहुत कठिन है। आगे की राह, निर्वाचन आयोग की एक कानूनी प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिए जिसके तहत नागरिक एक याचिका दायर करें, रिकॉल की मांग कर सके। इसके बाद जनमत की आपके बहुमत से निर्णय लिया जाए। हालांकि भारत जैसे विधिवत्ता वाले और सीमित संसाधनों वाले देश की दीर्घकालीन सुधार होगा, ठीक है ना। बिल्कुल। राजस्थान के बारे में बात करते हैं। मार्च 2011 में आपके राजस्थान में नगर पालिका अधिनियम म्यूनिसिपैलिटीज म्यूनिसिपैलिटी एक्ट, ठीक है ना। जी हाँ, म्यूनिसिपैलिटी एक्ट संशोधन करके शहरी स्थानीय निकायों में कुछ आपके निर्वाचित प्रतिनिधियों को आपके पद से हटाने, राइट टू रिकॉल का अधिकार लागू किया है राजस्थान में नगर पालिका अधिनियम में आपके संशोधन करके, ठीक है ना। यानी कि म्यूनिसिपैलिटी एक्ट आपके संशोधन करके क्या करा है, ये संशोधन करके शहरी स्थानीय निकायों में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों को पद से हटाने की राइट टू रिकॉल का अधिकार दिया गया मार्च 2011। दिसंबर 2012 में आपके 12 जिले के मंगरोल नगर पालिका में पहला रिकॉल चुनाव आयोजित हुआ जिसका उद्देश्य
अध्यक्ष अशोक जैन को पद से हटाना था और ये रिकॉल प्रक्रिया तब शुरू हुई जब नगर पालिका में बोर्ड के 3/4 से अधिक निर्वाचित सदस्यों द्वारा आपके नगर पालिका बोर्ड के 3/4 सदस्यों निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव आपके पारित हो गया था। तो ये अशोक जैन था। दिसंबर 2012 है, दिसंबर 2012 में, ठीक है, 12 ओके। अब बात करते हैं रिपब्लिक, गणतंत्र के बारे में बात करते हैं। यदि किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं हो तो गणतंत्र कहते हैं उसे। राजतंत्र के विरोधी विचारधारा है, यानी कि हमारा राष्ट्राध्यक्ष कौन? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति थोड़ी बनता है, उस पर निर्वाचन होता है, ठीक है ना। तो आपके इंडिया में डेमोक्रेसी है और रिपब्लिक भी है, यानी कि आपके लोकतंत्र भी हैं और गणराज्य भी हैं। यूएसए में भी दोनों हैं। चाइना में ना आपके क्या है, डेमोक्रेसी नहीं है लेकिन रिपब्लिक है, यानी कि आपके वंशानुगत नहीं है राष्ट्राध्यक्ष। ब्रिटेन में भी आपकी क्या है, डेमोक्रेसी तो है लेकिन रिपब्लिक नहीं है, यानी कि उनका जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो वंशानुगत है, ठीक है ना। गणतंत्र की विशेषता, राष्ट्रीय अध्यक्ष वंशानुगत न होकर बल्कि निर्वाचित या मनोनीत हो, ठीक है ना। दूसरी बात, कोई विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग न हो। तीसरी बात, सार्वजनिक पद पर सभी नागरिकों हेतु आपके उपलब्ध हो। जो सार्वजनिक पद है सभी नागरिकों के हेतु उपलब्ध होने चाहिए। मोनार्की से लेकर डेमोक्रेसी तक अपन बात करते हैं तो एब्सोल्यूट मोनार्की, ठीक है ना। सबसे पहले एब्सोल्यूट आपके मोनार्की की बात करेंगे जिसमें सभी शक्तियां राजा में निहित होती हैं, जैसे कि सऊदी अरब और वेटिकन सिटी। ये मोनार्की से अपन डेमोक्रेसी की तरफ यात्रा देख रहे हैं। तो आपके सबसे पहले एब्सोल्यूट, जिसमें सभी शक्तियां आपके मोनार्की में राजा में निहित होती है, जैसे सऊदी अरब और आपके वेटिकन सिटी। मिक्स्ड मोनार्की में आपके राजा प्लस संसद दोनों में होती हैं, जैसे कि जॉर्डन और ओमान। कॉन्स्टिट्यूशनल आपके मोनार्की के बारे में बात करें तो आपके मोनार्कियल डेमोक्रेसी होती है, नाम मात्र का राजा होता है, जैसे कि यूके में है, नॉर्वे में है, स्वीडन में है। यूके, नॉर्वे, स्वीडन, यहाँ पर नाम मात्र का राजा है। रिपब्लिकन डेमोक्रेसी में अपन देखते हैं सभी शक्तियाँ जनता में निहित होती, भारत, अमेरिका, फ्रांस, ब्राज़ील वगैरह इसका उदाहरण हो जाएंगे। उद्देशिका में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा की करें तो वर्तमान परिस्थितियों में वे आपके रक्षणीय हैं। तो भारतीय संविधान के जन्म कुंडली, दर्पण व दर्शन के रूप में संदर्भित की जाने वाली प्रस्तावना भारतीय राज्य की विभिन्न लक्ष्य, न्याय, समानता, प्रकृति, जिसमें संप्रभुता और गणराज्य निर्धारित करते हैं, गणराज्य की प्रकृति में से जुड़े प्रमुख विशेषण हैं। तो भारतीय संविधान की जन्म कुंडली, दर्पण और दर्शन के रूप में संदर्भित की जाने वाली प्रस्तावना भारतीय राज्य के विभिन्न लक्ष्य, न्याय, समानता एवं प्रकृति, संप्रभु गणराज्य निर्धारित करती है। गणराज्य प्रकृति में जुड़े प्रमुख विशेषण देखिएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ है भारतीय गणराज्य अपने निर्णयों हेतु स्वतंत्र है, किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। लोकतंत्र, इसका तात्पर्य ऐसे शासन व्यवस्था से जिसमें सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होती है। गणराज्य यानी कि आपके राज्य आपके प्रमुख वंशगत नहीं होकर नियुक्ति या निर्वाचित होता है। पंथ निरपेक्ष मूलतः प्रस्तावना में नहीं था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ये धर्म में राज्य की तटस्थता दर्शाता है। समाजवाद, जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, लोकतंत्र के माध्यम से समाज में समानता का उल्लेख करता है, ठीक है ना। उपयुक्त विशेषणों की वर्तमान समय में परिरक्षणीयता निम्नलिखित प्रकार देखी जा सकती हैं। देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत में अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिनमें चुनौतियां देख रहे हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन WTO, UNO, कॉमनवेल्थ आदि का सदस्य है, उनके निर्णयों को स्वीकारता है, जैसे आपके न्यूमरे द्वीप पर आपके ICJ का निर्णय। भारतीय विविध देशों की राजनीतिक आपके दबावों का स्वीकारता, ठीक है ना। प्रतिरक्षणीयता देखे, काउंटर देखे या फिर डिपेंड देखे तो संगठनों की सदस्यता हमने अपनी स्वतंत्रता इच्छा से ली है, त्याग भी सकते कभी भी। दूसरी, राजनीतिक दबाव को भारत में राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति हेतु स्वीकारते हैं कि राष्ट्रीय अभिव्यक्ति है, राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति इसके लिए स्वीकार रहे हैं। समाजवाद में देखते हैं तो चुनौतियों में देखें तो 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद भारत का झुकाव पूंजीवाद की ओर बढ़ा है, बिल्कुल।
समाज में व्यापक आय असमानता है। एग्जाम रिपोर्ट देख लो, शीर्ष में आपके 10% आबादी के पास 70% संपत्ति है और निम्न 50% आबादी के पास आपके 2.8% संपत्ति है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द को हटाने की बात कही गई, जिसे आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द की गई। भारतीय धर्मनिरपेक्ष पश्चिमी मॉडल से भिन्न है। इसका अर्थ राज्य सभी धर्मों के प्रति समान दूरी रखेगा। धार्मिक निष्पक्षता का अर्थ है धर्म विरोधी होना नहीं है। समाजवाद का अर्थ है आपके अर्थ अवसर की समानता के रूप में है परिभाषित किया गया है, माना गया है। ये दोनों शब्द आपके प्रस्तावना में क्या प्रासंगिक है, ठीक है ना। पंथ निरपेक्षता के बारे में बात करते हैं तो आपके चुनौतियां समान नागरिक संहिता का अभाव और राज्य द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा। लोकतंत्र के बारे में बात करें, पड़ोसी देश पाकिस्तान, म्यांमार आदि की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत के निर्विवाद सफल लोकतंत्र कहा जा सकता है। निष्कर्ष देखें तो भारतीय गणराज्य विशेषता अनवरत अनुपालन बनी रही है। यद्यपि यदा कदा चुनौतियाँ उत्पन्न होती है, किंतु भारतीय गणराज्य ने उनका सामना निर्भीकता, निरंतरता और समन्वयता सहिष्णुता से किया है। अब हम न्याय के बारे में बात करते हैं, जस्टिस की। न्याय के 3 आयाम हैं, भेदभाव रहित, आनुपातिकता और आपके साथ में विवरणात्मक न्याय, ठीक है ना। तो देखिएगा, सामाजिक न्याय ये सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति के विधिक आपके जो अधिकारों का उल्लंघन किए बिना समाज के सर्वोच्च हितों को प्राप्त किया जाए। सामाजिक न्याय कहता है कि व्यक्ति के विधिक अधिकारों को, सामाजिक न्याय कहता है भाई साहब, व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन किए बिना समाज के सर्वोच्च हितों को प्राप्त किया जाए, ठीक। इसी के साथ में आगे अगर हम बात करें सामाजिक न्याय के बारे में बात करें तो सामाजिक न्याय क्या कहता है, अवसरों की समानता के बारे में बात करता है, ठीक है ना। तो आपकी क्या है, सामाजिक न्याय है जो अवसरों की समानता की बात करता है। धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, अस्पृश्यता का उन्मूलन होना चाहिए, विधि के समक्ष समानता होनी चाहिए, अंधविश्वास और कुरीतियों का अभाव होना चाहिए, वंचित वर्गों का विशेष संरक्षण होना चाहिए, व्यक्तियों के विकास हेतु आपके स्वच्छ एवं स्वतंत्र वातावरण होना चाहिए, सामाजिक न्याय कहता है। आर्थिक न्याय क्या कहता है, आपके समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए, व्यवसाय की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बेकार, बाल श्रम, बंधुओं और मजदूरों की आपकी क्या है आदि का उन्मूलन होना चाहिए, कार्य करने की उचित दशाएं, न्यूनतम मजदूर आपके दरें निर्धारित हो, संसाधनों का आपके अहितकारी संगठन न हो और साथ में बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो। राजनीतिक न्याय में चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए सबको, मतदान का अधिकार होना चाहिए, संघ पार्टी बनाने का अधिकार, आंदोलन का अधिकार, स्वतंत्रता और निष्पक्ष निर्वाचकता और निर्वाचन हो गया। चुनाव क्षेत्रवाद और जातिवाद के बजाय विकास केंद्रित हो। अब बात करते हैं बंधुता पर। इसका अर्थ है भाईचारे की भावना। प्रस्तावना के बंधुत्व 2 प्रकार के, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता बंधुत्व की बात करता है। बंधुत्व सुनिश्चित करने वाले प्रावधान देखें तो एकल नागरिकता। आर्टिकल 51 क में प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय और वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से सौहार्द, आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। यूनियन ऑफ टेरिटरी, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। यूनियन ऑफ ट्रिनिटी हो गया, जिसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व है, ठीक है ना, फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। इनमें से किसी एक को दूसरे से अलग करने से लोकतंत्र का आपके मूल उद्देश्य नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। समता के बिना स्वतंत्रता बहुत से लोगों को, कुछ मुट्ठी भर लोगों की आपके सर्वोच्चता उत्पन्न करेगी। तो समता के बिना कोई स्वतंत्रता काम की नहीं है, स्वतंत्रता के बिना कोई समता काम की नहीं है, यानी कि व्यक्तिगत अधिकारों को समाप्त कर देगी, ठीक है। स्वतंत्रता के बिना कोई समता काम की नहीं है, व्यक्तिगत अधिकार ही समाप्त कर देगी। बंधुत्व के बिना भी कोई स्वतंत्रता नहीं है, ये देश की एकता और अखंडता को मुश्किल में डाल सकता है। तो समता के बिना कोई भी स्वतंत्रता काम की नहीं है, स्वतंत्रता के बिना कोई समता काम की नहीं है, बंधुत्व के बिना कोई स्वतंत्रता काम की नहीं है। इन सिद्धांतों का समायोजित आपके सामाजिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र के लिए भी आपके अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं है रहेगा जब तक कि आपके आधार सामाजिक लोकतंत्र न हो। जब तक सामाजिक लोकतंत्र नहीं रहेगा, लोकतंत्र स्थायी नहीं रह पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1993 मामले में व्यक्तिगत गरिमा सुनिश्चित करने वाले बंधुता को रोजगार में आरक्षण के बनाए रखने हेतु मार्गदर्शन सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि कुछ समुदाय प्रशासनिक भागीदारी से वंचित रहे थे। तो आपके सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1993 के मामला था, इसमें व्यक्तिगत गरिमा सुनिश्चित करने के लिए करने वाली बंधुता को रोजगार में आपके आरक्षण को बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया था।
ताकि क्या है, कुछ आपके समुदाय प्रशासनिक जो भागीदारी है वहाँ से वंचित रहे थे उनके लिए। अब बात करते हैं प्रस्तावना की आलोचना के बारे में। प्रस्तावना मौलिक नहीं है बल्कि एक नकल है। अच्छा, प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति हम भारत के लोग अमेरिका के संविधान से ली गई है। बिल्कुल, प्रस्तावना का सहज रूप आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो आप याद रखना होगी हम भारत के लोग जो पंक्ति है ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना के सहज रूप है जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, प्रस्तावना है ये संविधान का भाग होते हुए भी अनुच्छेद की भांति प्रभावी नहीं है। अनुच्छेदों के अपने भांति प्रभावी नहीं रहेगा, ठीक है ना। यह न तो संसद की कोई शक्ति प्रदान है इन्हें, न ही संसद की शक्तियों को कोई अंकुश लगा सकते हैं, वह न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय भी नहीं है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्शन है, दर्पण है, आपकी जन्म कुंडली है, संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या करने के लिए उपयोगी है, ठीक है ना। तीसरी बात, समाजवाद। समाजवाद शब्द मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था और समाजवाद शब्द अर्थ से स्पष्ट नहीं है। भारत 1991 में बाद निरंतर पूंजीवाद की तरफ बढ़ता जा रहा है, इसलिए समाजवाद शब्द का वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है। काउंटर देखिए, किंतु आपके वर्तमान सामाजिक स्तर पर समाजवाद की आवश्यकता है, भले ही पूंजीवाद स्तर पर नहीं है। सामाजिक स्तर पर समानता हो, भेदभाव नहीं हो, अस्पृश्यता का उन्मूलन हो, उनके लिए बहुत जरूरी है ये समाजवाद। पंथ निरपेक्षता, मूल प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द उल्लेखित नहीं था। पंथ निरपेक्षता शब्द का भी अर्थ स्पष्ट नहीं है। भारत में धर्म के राज्य से पृथक नहीं है और भारत में धर्म को राज्य से पृथक नहीं किया गया है, बल्कि राज्य सभी धर्मों को संरक्षण देता है। काउंटर में देखें तो सर्वधर्म स्वभाव पर आधारित है। राज्य का आधिकारिक धर्म नहीं है, राज्य का आधिकारिक धर्म नहीं है। धर्म व्यक्ति का निजी विषय है, धर्म है व्यक्ति का निजी विषय। और भारतीय पंथ निरपेक्षता धार्मिक भेदभाव और सांप्रदायिक गतिरोध का निषेध करता है। तो भारतीय जो पंथ निरपेक्षता है ये धार्मिक भेदभाव और सांप्रदायिक गतिरोध का निषेध करती है। संविधान का उद्देशिका संविधान के आधारभूत लक्ष्य और मानव गरिमा की वर्दिका आपके प्रतिमान करती है। कैसे? भारतीय संविधान के दर्शन, दर्पण और जन्म कुंडली। भारतीय संविधान के दर्शन, दर्पण और जन्म कुंडली के रूप में संदर्भित की जाने वाली प्रस्तावना भारतीय राज्य की विभिन्न लक्ष्य निर्धारित करती हैं जो आपके मानवीय गरिमा के अभिवृद्धि हेतु महत्वपूर्ण है। संविधान और आपके विविध कानूनों के जरिए प्राप्ति के प्रयास जारी हैं। संविधान उद्देशिका में संविधान के आधारभूत लक्षण 4 बिंदुओं को स्पष्ट किया जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। ये रहे। देखो, सामाजिक 15वां व 16वां अनुच्छेद में वंचितों का संरक्षण, 14 व 15 में भेदभाव का आपके निषेध किया गया है। फिर अपने देखे आर्थिक में देखें तो 19 में आजीविका और 300A में संपत्ति का अपने विशेष रूप से बात करी गई है। और न्याय में, राजनीतिक न्याय में संगठन निर्माण, अभिव्यक्ति और मतदान, इनकी राजनीतिक आपके न्याय के बारे में बात करी है। संगठन निर्माण, अभिव्यक्ति और मतदान की आपकी स्वतंत्रता रहेगी न्याय में। समता में देखें तो प्रतिष्ठा, उपाधियों का अंत 18वें अनुच्छेद में और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में आपकी बात करता है जो कि प्रतिष्ठा की बात रहेगी समता के अंतर्गत। अवसर में, लोक नियोजन में आपके अनुच्छेद 16 में, शिक्षण संस्थानों में अनुच्छेद 15 में, अपराधों की दोष सिद्धि के संरक्षण में अनुच्छेद 20 में, या अवसरों में आपके प्रमुख रूप से समता रहेगी। ओके, स्वतंत्रता के रूप में देखिएगा, स्वतंत्रता में आपके मानव के विकास हेतु विचार, अभिव्यक्ति, इनकी तो अनुच्छेद 19 में है। विश्वास, धर्म और उपासना अनुच्छेद 25 में है। निष्कर्ष रूप से प्रस्तावना अत्यधिक संक्षिप्त होते हुए भी उन समस्त आदर्शों और सिद्धांतों को समाहित करती है जो संविधान की आधारशिला है। इसलिए ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा। तो प्रस्तावना अत्यधिक संक्षिप्त है, फिर भी उन समस्त आदर्शों और सिद्धांतों को समाहित करती है जो संविधान की आधारशिला है। तो ठाकुरदास भार्गव ने इसे संविधान की आत्मा कहा इस कारण से। भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित न्याय के विहित निहितार्थों को लक्षित करते हुए विवेचना कीजिए कि उन्हें मूल अधिकारों और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा किस प्रकार से सुनिश्चित किया जा सकता है। तो देखिएगा, अम्बेडकर ने अपने न्याय विधि की समाप्ति है एवं स्वतंत्रता का आरंभ, न्याय विधि की समाप्ति है और स्वतंत्रता का आरंभ। न्याय में सामाजिक न्याय, भेदभाव का उन्मूलन, अवसर की समता और वंचितों का संरक्षण आदि का संदर्भित करता है। आर्थिक न्याय में आपके संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण, व्यवसाय की स्वतंत्रता आदि संदर्भित करता है। आर्थिक विकास का अवसर है, ठीक है ना।
न्याय में आपके राजनीतिक न्याय में सभी नागरिकों को देश के शासन प्रक्रिया में सहभागिता के समान राजनीतिक अधिकार, चुनाव लड़ना, मतदान आदि शामिल करता है। वहीं अगर हम बात करते हैं मूल अधिकारों में, तो मूल अधिकारों में भेदभाव भेदभाव का हटाना है, क्षमता रखनी है, तो अनुच्छेद 14 में, 15 में अवसर की देना और 17 में अस्पृश्यता का अंत करना, ठीक है ना। 16 में आपके लोक नियोजन, 19 में आजीविका, 23 में बंधुआ मजदूरी पर आपके रोक, ठीक है ना, अनुच्छेद 24 में शामिल होगा। 19 में अभिव्यक्ति सम्मेलन के संघ की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20 और 22 शामिल रहेगा आपके राजनीतिक न्याय के अंतर्गत। और आर्थिक न्याय के अंतर्गत हो गया ये, और ये सामाजिक न्याय में हो गया। आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 38 हो जाएगा, सामाजिक न्याय की बात करेगा, 41 हो जाएगा और 46 हो जाएगा। फिर हम बात करें आर्थिक न्याय की, जो कि अनुच्छेद 39 की बात करें तो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। फिर अनुच्छेद 43 जो कुटीर उद्योग के बारे में बात करता है, बढ़ावे की, निर्वाह योग्य मजदूरी की बात करता है, और अनुच्छेद 48 कृषि व पशुपालन की बात करता है। आर्थिक न्याय हो गए। राजनीतिक न्याय के अंतर्गत अपन नीति निर्देशक तत्वों में 40 में पंचायत देखेंगे, 43 बी में सहकारी संघ देखेंगे, अनुच्छेद 37 देखेंगे, 50 देखेंगे, शक्ति पृथक्करण की बात करता है, 51 अनुच्छेद भी देखेंगे। ठीक साहब, चलिए अब बात करते हैं भारतीय संविधान की। आपके भाग 22 में अनुच्छेद भाग तो है 22 और अनुच्छेद है 300 आपके 95। तो देखिएगा भाग फर्स्ट में क्या चीज़ें हैं, वहाँ पर है संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, ये भाग फर्स्ट में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। 2 में आपके नागरिकता की बात करता है, नागरिकता की बात करता है जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक बात करता है। फिर आपके मूल अधिकार आ जाते हैं भाग 3 में, जो कि आपके 12 से लेकर 35 तक बात करते हैं। फिर बात आ जाती है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, जो कि आपके भाग 4 में है, 36 से लेकर आपके 51 तक। फिर 4A आ जाता है मूल कर्तव्य, जो कि 51A के अंतर्गत शामिल रहने वाला है। फिर भाग 5 आता है जो संघ की बात करता है, यूनियन की बात करता है, जो 52 से लेकर आपके 151 तक आता है। फिर राज्य की बात करता है भाग 6 में, जो कि आपके 152 से लेकर 152 के बाद 237 तक आता है। फिर 7 में आता है निरस्त आता है आपके 238 में। फिर हम बात करते हैं आपके 8वें भाग में, जिसमें संघ शासित प्रदेश यूटी यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करता है, जो 239 से लेकर 242 तक आता है। फिर आपकी पंचायतें हैं, जो कि भाग 9 में है, जो कि आपके 243 से लेकर 243O तक हैं। फिर आपके 9B में सहकारिता है, जो आपके ZH से लेकर ZT तक है। फिर आपके 10 में है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, ये आपके 244 से लेकर 244 है। फिर देखिएगा 11वें में संघ और राज्य के विधायी एवं प्रशासनिक संबंध, 245 से लेकर 63 तक। 12 में है संघ और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध, संघ और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध है 264 से लेकर 300A तक। संघ और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों की बात करता है 264 से लेकर 300A तक। फिर 13वें में बात करता है अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य की, व्यापार और वाणिज्य की बात करता है, व्यापार और वाणिज्य आपके समागम की बात करता है 301 से लेकर 307 तक। फिर आपके 14वें में है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, 308 से लेकर 323 तक। न्यायाधिकरण की बात करता है आपके 14A में 323A से लेकर 323B तक। 15वें में निर्वाचन की बात करता है 324 से 29 तक। 16 में आपके कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है, जो 330 से लेकर 342A तक हैं। फिर 17 में है राजभाषा की बात करता है 343 से लेकर 351 तक है। 18वें में आपातकालीन उपबंध है, जो 352 से लेकर 360 तक हैं। फिर 19 में प्रकीर्णन है, जो 361 से लेकर 367 तक हैं। फिर आपके 20वें में है संविधान संशोधन, जो 368 अनुच्छेद में है। फिर आपके 21वें में है अस्थायी प्रावधान है, जो कि 369 से लेकर 392 तक है। फिर आपके 22वें में है संक्षिप्त नाम और हिंदी अनुवाद, जो कि 393 से लेकर 395 तक हैं। अब वर्तमान में 450 से अधिक जा पहुँचे हैं, 25 भाग पहुँच चुके हैं वर्तमान में संविधान में। ठीक है ना, तो ये था अपना टॉपिक, जिसका अपना मूल रहना वाला था प्रस्तावना। इस प्रस्तावना को बहुत ज़्यादा मेंस तक का हमने पढ़ लिया है, RS मेंस तक का लेवल का, तो बहुत ही अच्छे से बहुत शानदार चीज़ें पढ़ी हैं। ये सिरेमिक एकेडमी के नोट्स को आपके बहुत बड़ा थैंक्स, इतना अच्छा मटेरियल है। और इससे बेहतर क्लास देखने के लिए आप सिरेमिक एकेडमी के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर जा सकते हैं, वहाँ पर आप कोर्स ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे कोर्स, वहाँ पर बहुत अच्छे टीचर्स फैकल्टी आपको मिलती हैं। और इस प्रकार से देखते रहिए आप प्रवीणता क्लासेस। और आप सभी का इस कक्षा में बस इतना ही, और आप सभी का धन्यवाद देखने के लिए।